नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। फास्ट एंड फैक्ट्स का वक्त है। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं पूरी रिसर्च के साथ। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ और मेरे साथ सचिन आर्य। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन का हिस्सा राष्ट्रीय लोक दल नहीं होगा। हालांकि पहले इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि सीटों को लेकर के मन मुताबिक सहमति नहीं बनी है, और अब इस चीज का एक फॉर्मल अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल हिस्सा नहीं होगा महागठबंधन का। विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, और क्या जानकारी, क्योंकि 20-22 सीटें लेकिन मान नहीं रही थी आरएलडी, क्या इस वक्त की खबर? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के साथ अब महागठबंधन नहीं होगा। राष्ट्रीय लोकदल महागठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। दरअसल अखिलेश यादव की तरफ से राष्ट्रीय लोकदल से कोई बातचीत नहीं की गई थी। कांग्रेस ही चौधरी अजीत सिंह से संपर्क कर रही थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों को लेकर, और इसके अलावा कांग्रेस ने जो आरएलडी की परंपरागत सीटें थी वहां भी अपने प्रत्याशियों की सूची तैयार कर ली थी, जिसके बाद से ही तकरार बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और आज अब ये औपचारिक ऐलान हो गया है कि राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल नहीं होगी, और आज या कल में राष्ट्रीय लोकदल अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। जी, और इसके अलावा कांग्रेस को लेकर के भी कहा जा रहा था कि कुछ पेच फंस रहा। देखिए, कांग्रेस से कोई ज्यादा पेच नहीं फंस रहा है। कुछ सीटों को लेकर बातचीत अटकी हुई थी, जो सिटिंग एमएलए की सीटें, चाहे वो अमेठी रायबरेली की सीटें हों, इसके अलावा फैजाबाद की एक सीट थी और अलीगढ़ की कुछ सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ था, लेकिन उस पर बातचीत चल रही है और उम्मीदें जताई जा रही है कि देर शाम तक गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर समेत कुछ कांग्रेसी नेता लखनऊ आएंगे और कल तक गठबंधन महागठबंधन का ऐलान हो सकता है। इसमें कुछ छोटे दल भी शामिल हो सकते हैं। जी, यानी कि आज से एक बार फिर से कल के सुबह का हट, क्योंकि पिछले 3 दिन से यही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। अगली खबर, यूपी के एटा में स्कूल बस हादसे में मरने वाले बच्चों का आंकड़ा 30 पहुंच गया है। हादसे के बाद डीएम के आदेश पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है और स्कूल संचालक पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। हादसे की शिकार स्कूल बस जेएस विद्या निकेतन की थी। बस में 50 से ज्यादा बच्चे सवार थे। यहाँ पर सुबह एक भयानक हादसा हुआ जिसमें एक स्कूल बस और ट्रक की टक्कर हुई। आप देखेंगे कि इस ट्रक को यहाँ से उठाकर ले जाया जा रहा है। इसके पहले यहाँ से स्कूल बस को हटा दिया गया है। इसमें 30 बच्चों की मौत हो गई और कई और बच्चे घायल हैं। अलीगंज एटा रोड पर कोहरे के चलते बालू से लदे ट्रक की स्कूली बस से टक्कर हो गई। हादसा कोहरे के चलते हुआ। जो स्कूल है उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया था, पर छोटे बच्चों का स्कूल 20 तारीख तक बंद था जी, तो उनको स्कूल नहीं खोलना चाहिए था, तो इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। एटा में ठंड की वजह से स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए थे, बावजूद इसके स्कूल बंद नहीं रखा गया। पीएम और गृह मंत्री ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएम ने ट्वीट किया, एटा के दर्दनाक हादसे से दुखी हूं, बच्चों के निधन पर शोक प्रकट करता हूं। सुनते ही नहीं अधिकारी, हम छोटे आदमी कहाँ किनसे विरोध करें? अब विरोध करते हैं तो सुनता नहीं कोई है, और इन बसों का परमिट खत्म हो जाता है, इनका कोई परमिट नहीं है। स्कूलों वालों को ध्यान रखना चाहिए, पुलिस प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर गाड़ी का ड्राइवर का लाइसेंस तो कम से कम चेक करें। एक एक छोटी मैजिक जो होती है ना, उसमें 35 बच्चों को ठूस के भा दिया जाता है। इस तरह से यहाँ कैसे हादसे रुकेंगे? यूपी बाल आयोग के अध्यक्ष जूही सिंह ने कहा है कि एटा के डीएम से रिपोर्ट मांगी है। स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए हमने कहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को मुफ्त इलाज और सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कहा है। उस बोर्ड का भी पता कर रहे हैं, जिस बोर्ड के तहत वो स्कूल चलता है, उस बोर्ड को भी लिखेंगे। ऐसे स्कूलों को पूरी तरह से सजा देनी चाहिए। हादसे के बाद इस बात का भी खुलासा हुआ है कि स्कूल बस किराए पर और बिना परमिट के चल रही थी। स्कूल बस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने भी दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं, बावजूद इसके नियमों की अनदेखी होती है। आपको बता देते हैं कि स्कूल बस को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं, जिसे आपको जानना जरूरी है। बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए। बस के पीछे स्कूल का नाम और नंबर होना चाहिए। किराए वाली बसों पर स्कूल ड्यूटी लिखा होना जरूरी है। स्कूल बस का रंग पीला होना जरूरी है। बस पर देखभाल करने वाला एक अटेंडेंट हो। बस में फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत जरूरी है। बस में आग बुझाने के उपकरण होने जरूरी हैं। बस में कोई अभिभावक या फिर टीचर भी होना बेहद जरूरी है। एटा स्कूल हादसे में बच्चों की मौत का आंकड़ा 28 पहुंच चुका है। बच्चों की जान से कैसे हो रहा है खिलवाड़, इसकी 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर एटा की और दूसरी तस्वीर किस तरीके से आज एक दूसरा हादसा हुआ है। वहीं आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दिल्ली सरकार के
सोशल मीडिया कैंपेन टॉक टू एके में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच पर सियासत तेज हो गई। इस खबर का रुख करते हैं। सीबीआई जांच से भड़की केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने गलत काम होने पर कार्रवाई की दलील दी। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सारा देश जानता है ये कार्रवाई क्यों की गई है। पंजाब हम लोग जीत रहे हैं, गोवा हम लोग जीत रहे हैं, इनसे यूपी नहीं जीता जा रहा। मुझे लग नहीं रहा कि अब इनका कोई राजनीतिक भविष्य बचा है। तो अब ये बौखलाहट में कुछ भी कर रहे हैं। ये देश कानून से चलता है, राजा हो या रंग, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन कोई ये सोचे कि मैं मंत्री हो गया या मैं मुख्यमंत्री हो गया, मैं कानून से ऊपर हूँ। अगर कानून मुझसे कोई सवाल करेगा, डराऊंगा, धमकाऊंगा, तो ये गुंडागर्दी इस देश में ज्यादा चलने वाली नहीं है। I think this is too drastic an action. The central government probably is using or misusing its authority. Of course, there were irregularities in this, the whole incident in which the Deputy Chief Minister is involved. मनीष सिसोदिया पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की आपत्ति के बावजूद टॉक टू एके कार्यक्रम के प्रस्ताव को जबरन मंजूरी देने का आरोप है। आरोप है कि टॉक टू एके कार्यक्रम को प्रमोट करने का जिम्मा एक पब्लिक रिलेशन कंपनी को बिना टेंडर जारी किया गया। केजरीवाल सरकार ने इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए। दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने कार्यक्रम में गड़बड़ी की शिकायत की थी। तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने एसीबी को मामले की जांच सौंपी थी। एसीबी ने कुछ महीने की जांच के बाद मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया। टॉक टू एके यानी टॉक टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल नाम का यह कार्यक्रम 17 जुलाई 2016 को लॉन्च हुआ था। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में लश्कर के एक आतंकी को ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकी का नाम अबू मुसाइब है और वो मोस्ट वांटेड आतंकी जकी उर रहमान लखवी का भतीजा है। बताया जा रहा है कि मुसाइब को नॉर्थ कश्मीर में लश्कर का नेटवर्क खड़ा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। This slain terrorist has been identified as Abu Musab, a top LET commander of Bandipur district. We have recovered one AK-56 rifle from him, 3 magazines and large quantity of ammunition and Chinese grenades also. सूत्रों के मुताबिक अबू मुसाइब ने करीब 8 महीने पहले गुरेज सेक्टर से घुसपैठ की थी। इसके पास से पुलिस को AK-47, भारी मात्रा में गोला बारूद और दवाइयां मिली हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। 21 दिसंबर 2016 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी 216 वारदात हुई। 19 दिसंबर तक के रिकॉर्ड के मुताबिक आतंकी वारदात के दौरान सुरक्षा बलों ने 150 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान सुरक्षा बलों के 81 जवानों ने देश के लिए बलिदान दिया। इस मुठभेड़ में सेना के एक जवान के जख्मी होने की भी खबर है। जलीकट्टू से बैन हटाने की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन की गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी है। लोगों के गुस्से को बढ़ते देख तमिलनाडु के सीएम पनीरसेल्वम ने आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। अध्यादेश के जरिए जलीकट्टू से बैन हटाने की गुजारिश की। पीएम ने मामला कोर्ट में होने की बात कही और राज्य सरकार को समर्थन देने का भरोसा दिया। तमिलनाडु भवन के बाहर और जंतर मंतर पर जलीकट्टू से बैन हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। चेन्नई के मरीना बीच पर आज भी हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी जुटे और जलीकट्टू से बैन हटने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। चेन्नई के मरीना बीच अभी भी एक एक्शन पैक्ड जगह जैसा लग रहा है। हजारों युवक यहाँ पर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का प्रतिषेध कर रहे हैं। तमिलनाडु के नेताओं के साथ ही आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी जलीकट्टू से बैन हटाने की मांग का समर्थन किया है, लेकिन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के बैन को सही ठहराया है। 2-4 लोगों ने तो इस कानून का उल्लंघन किया, नियम का उल्लंघन किया, मिर्ची वर्ची लगाया बैल पर। ये प्रथा नहीं है। थोड़े लोग ऐसे करते हैं, उसको लेके हम पूरे इस खेल को, क्रीड़ा को निषेध कर देते। वहाँ पे लोग हैं, उनमें एक समर्थन दिखता है कि जो उनके ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं या कुछ, उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर एक कोर्ट का ऑर्डर हो तो कोर्ट के ऑर्डर के साथ तो कंप्लाई करना पड़ता है। कोई नहीं कह रहा है कि रिलीजियस ना हो, लेकिन इन हर एक रिलीजियस की जो प्रथा होती है वो बदलती जाती है और यहाँ पे कोर्ट ने बोला है उसे बदलनी चाहिए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू पर बैन लगाया था। फसलों की कटाई के त्योहार पोंगल के मौके पर जलीकट्टू का आयोजन किया जाता है। जलीकट्टू में एक बेकाबू बैल को भीड़ के बीच छोड़ा जाता है। खेल में हिस्सा लेने वाले लोग इस बैल को काबू में करने की कोशिश करते हैं।
2010 से 2014 के दौरान जल्लीकट्टू के कारण 17 लोगों की जान चली गई, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक्टर कमल हासन और धनुष ने भी जल्लीकट्टू का समर्थन किया है और इसे तमिल संस्कृति का अहम हिस्सा बताया। गुलाबी नगरी जयपुर में आज से 10वें जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो गया। जयपुर के डिगी पैलेस में राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और मशहूर गीतकार गुलजार ने जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत की। 5 दिन तक चलने वाले साहित्य महोत्सव में दुनिया भर से 250 हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। आज दुनिया में नाम है जयपुर और इस फेस्टिवल का। इसका मजा छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े हर साल इकट्ठा होके इसका लुत्फ लेते हैं। जयपुर फेस्टिवल में एक कमाल खूबी है, इट इज कीपिंग द यंगस्टर्स टू ग्रो अप, यंग ऑथर्स, यंग राइटर्स, इट्स हेल्पिंग देम टू ग्रो अप एंड इट्स हेल्पिंग द ग्रोन अप्स टू कीप यंग। इस बार के फेस्टिवल की थीम द फ्रीडम ऑफ ड्रीम इंडिया एट 70 रखी गई है। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में चर्चा के लिए 176 सेशन आयोजित किए जाएंगे। फेस्टिवल के दौरान भारत समेत दुनिया भर की 30 भाषाओं की किताबों पर चर्चा होगी। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 23 जनवरी तक चलेगा। 2007 में पहली बार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और पिछले साल फेस्टिवल में 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। दुनिया भर में योग का लोहा मनवा चुके बाबा रामदेव का जौहर रेसलिंग में दिखा। बाबा ने इंटरनेशनल रेसलर को चारों खाने चित कर दिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने 2008 के ओलंपिक्स में पहलवान सुशील को हराने वाले आंद्रे को 1-2 बार नहीं 5 बार पटखनी दी। जब बाउट खत्म हुआ तो बाबा ने आंद्रे को 12-0 से हरा दिया। रामदेव के दांव के आगे आंद्रे की एक नहीं चली। योग के अलावा बाबा रामदेव खेलों में अपना हुनर दिखाते रहते हैं। मैं मानता हूं कि ये कुश्ती दुनिया में सबसे प्रसिद्ध खेल और कुश्ती करने से इस देश का जवान बलवान बनेगा, महान बनेगा और मेरा भारत। दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए रामदेव फुटबॉल के मैदान पर